धारा 45, ठीक है, प्रांग न्याय वाले सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके हैं 45 से। बहुत सामान्य तौर पे संक्षेप तौर पर देखिए जो प्रश्न बनते हैं, और इससे बाहर प्रश्न बनना भी नहीं है, ठीक है। बस चीज़ों को ध्यान रखिए बस, और कुछ भी नहीं करना है, कोई स्पेशल दिमाग नहीं लगाना है। जो जानना समझना था आप लोग जान समझ लिए हैं, ठीक। क्या सोचना चाहिए वो आप समझ रहे हैं, समस्या नहीं होगी, ठीक। विशेषज्ञ राय, ठीक, सिंपली पूछता है विशेषज्ञों की राय कहाँ सुसंगत है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन कहाँ सुसंगत है, 45 में सुसंगत है, ठीक। विशेषज्ञ किसका, ये भी पूछता है। विदेशी विधि विज्ञान कला, विदेशी विधि, ठीक है, विज्ञान कला, हस्तलेख, ठीक है, हस्तलेख, अंगुल चिन्ह, फिंगरप्रिंट, आदि, इन सब के, यानी कि इनके एक्सपर्ट होने चाहिए, इनके बारे में जो ओपिनियन देने वाले हो एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। अब बात आई, एक और प्रश्न जानबूझकर कंफ्यूज कराने के लिए पूछता है, विटनेस, ठीक है, जो साक्षी होता है, इसका मत, राय, ठीक है, क्या इसकी ओपिनियन है, क्या इसका जो है मत है, ठीक, क्या इसका विश्वास है या विश्वास सुसंगत नहीं, ठीक है। विटनेस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, एक्सपर्ट की बात हो रही है, ठीक। अब पता चला किसी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको नॉलेज है, आप विटनेस के रूप में आ रहे हैं, किसी बात कोई जो है स्टेटमेंट है, नॉलेज है, आ रहे हैं, ठीक, कुछ भी है, ठीक है, लिखावट है, तो अब आप विशेषज्ञ नहीं हैं, आपको नॉलेज है, आइए जो नॉलेज है प्रत्यक्ष रूप से आपको उसके बारे में बताइए, अपनी ओपिनियन ना दीजिए कि मुझे लगता है कि ये नहीं, लगना नहीं चाहिए, लगना होगा न्यायालय को। लेकिन अगर विटनेसेज नहीं है, विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है किन्हीं डिस्प्यूट के मामले में, किसी फैक्ट इन इशू के मामले में, तो उनकी राय यहाँ पर रेलिवेंट बताई गई, रेलिवेंट बताई गई है, ठीक है, निश्चायक साक्ष्य नहीं बताई गई है, ठीक है, रेलिवेंट है, यहाँ पर विशेषज्ञ लोग अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सीधी सीधी बात है, ठीक, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक है। 45A भी जुड़ गया है 2008 में, ठीक है, सेक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 45A भी जुड़ गया है 2008 में, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तमाम ऐसे साइबर क्राइम हो रहे हैं, तमाम ऐसे जो है डॉक्यूमेंट या एविडेंसेज आपके इलेक्ट्रॉनिक तौर पे पाए जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, जैसे सबसे सिंपल है, ठीक है, आजकल फ़ोटो वगैरह आ जाती हैं, ठीक, अब पता चला फ़ोटोशॉप पे उसे एडिट किया गया है या नहीं किया गया है, विशेषज्ञ बता सकता है, आम आदमी नहीं बता सकता है। तो इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एविडेंस आए हैं, उसके लिए विशेषज्ञों को बुलाया जा सकता है, उनका एविडेंस यहाँ पर 45A में रेलिवेंट होगा, ठीक है। इसके बाद 46 जो लिख रहा है, 46 सामान्य तौर पर पूरी बात लिख के पूछ सकता है किस सेक्शन में लिखा हुआ है। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हो या उनसे असंगत हो, ऐसी राय सुसंगत हैं। कहने का मतलब है कोई तथ्य है, ठीक है, ये अन्यथा सुसंगत नहीं है, ठीक है। अन्यथा सुसंगत मतलब जो सेक्शंस आपके 6 to 55 दिए हुए हैं उनमें कहीं सुसंगत नहीं है। इस फैक्ट के बारे में विशेषज्ञ आता है, विशेषज्ञ, ठीक है, ये राय देता है, ठीक है, तो ये राय अनुमान वाली हो, ठीक है, अनुमान या खंडन, ठीक, यानी कि उसके बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में कोई प्रश्न था, प्रश्न को विशेषज्ञ के जरिए अनुमान या खंडन के रूप में बात आ जाती है, समर्थन कर रहे हैं या असंगत हो, ठीक है, यानी समर्थन और असंगत रेलिवेंट कहाँ होंगे, 46 में होंगे, ठीक है।
46 में होंगी। ठीक, किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व का जब प्रश्न रहता है किसी बात का, तो उसमें बात आती है, जब विशेषज्ञ आया तो उसके बारे में बताता है रेलिवेंट है कि नहीं है, कैसे इसका क्या है, फिर डिसाइड हो जाता है कि हाँ इसकी रेलिवेंसी बनेगी या नहीं, और कहीं पर डायरेक्टली रेलिवेंट वो नहीं बन रहा था। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। जैसे आपके इलस्ट्रेशन में भी लिखा हुआ है विष दिया जाना, ठीक है, विष दिया जाना। अब विष के बारे में तो विशेषज्ञ ही बता सकता है, कौन सा विष दिया जाना प्रमाणित हो रहा है और कौन से विष से मृत्यु हुई है, मान लीजिए दोनों डिफर कर जाए तो विशेषज्ञ की राय, ठीक, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी पे आरोप लगा कि इसने फला विष दिया है और जो सिम्टम्स हैं वो दूसरे विष से मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो उसको उसके विष के दिए जाने को, विष को ही प्रश्नगत करके जो है डिनाई किया जा सकता है। तो ऐसी बात कुछ लिखी है, बस वो आप समझे रहिए, ठीक, कि विष भी आ जाता है। यानी कि यहाँ पर विदेशी विद, विज्ञान, कला, हस्तलेख, अंगुल चिन्ह लिखा है, तो विज्ञान में विष के सिम्टम्स बताना, विष के लक्षण बताना, ये सब विज्ञान के सेक्शन में आपका आ जाता है। तो खाली कहने का मतलब ये नहीं है कि शब्दों पे ही बने रहिए, उससे आगे भी जा सकते हैं, ठीक है, सोचने की बात रहेगी। ठीक, 47 हस्तलेख की राय, बस इतना ही जानना है। 47 हस्तलेख की राय, ठीक है। अब हस्तलेख की राय ये विशेषज्ञ वाली ये नहीं है, बस कन्फ्यूजन के लिए, उसके लिए हम लोग पहले ने ही लिख लिया है साक्षी का मत। साक्षी आता है, वो देख करके कहता है कि असली है नकली है, मेरे सामने लिखी गई या नहीं लिखी गई, ये वो कह सकता है, वो ये नहीं कह सकता है कि जो है ये क्या है। अगर एक्सपर्ट के रूप में उसे बुलाया जाता है तो वो उसकी अदर कहीं पर लिखी हुई बातों को देखते हुए, हैंड राइटिंग को पहचानते हुए कि हाँ ये हैंड राइटिंग इसी की है, हस्तलेख इसी का है, ये एक्सपर्ट बता सकता है, ठीक है। साक्षी सिर्फ यदि उसके सामने डॉक्यूमेंट निष्पादित हुआ है उसके लिए जो है अपनी एविडेंस को दे सकता है, ओपिनियन नहीं दे सकता है। तो हस्तलेख के संबंध में विशेषज्ञों की राय 47 में, ठीक है, सीधी सीधी बात है, 47 में सुसंगत है। ठीक, इसी तरह हस्तलेख से रिलेटेड 47A है, पिछली साल आया हुआ है, ठीक है। ये धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, ठीक है, डिजिटली साइन आजकल बहुत से डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसकी पहचान के लिए ठीक इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ को बुलाया जा सकता है। उसकी राय रेलिवेंट कहाँ होगी, 47A में रेलिवेंट होगी, ठीक है। फिर 48 अधिकार रूढ़, सीधा सीधा प्रश्न जानिए। ठीक है, यहाँ पर सीधी बात हो रही है, राइट्स एंड आर कस्टम्स की बात हो रही है। जाहिर सी बात है विशेषज्ञ में इसको कहाँ सुसंगत है, 48 में बात खत्म हो गई। एक यहाँ पर बात और जानी जा सकती है, उसको जाने रहिए, ठीक है। एक्सपर्ट मतलब ये नहीं कि उसके पास डिग्री डिप्लोमा हो वही एक्सपर्ट होगा। एक्सपर्ट मतलब हो संबंधित विषय में जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में उसे विशेष ज्ञान होना चाहिए। ठीक, ये बात क्रमशः पढ़ेंगे अपने आप समझ में आएगी। जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके विषय में उसे, ठीक है, बेहतर ज्ञान होना चाहिए, स्पेशल ज्ञान होना चाहिए, एक्सपर्ट हो सकता है। ये नहीं कि डिप्लोमा है, डिग्री है, वही खाली एक्सपर्ट बनेगा। तो अधिकार और रूढ़ियों की बात रहेगी, तो गांव गिराव के लोग आएंगे, जो है तमाम लोग जो सीनियर बुजुर्ग होंगे वो बताएंगे, ठीक है, कि क्या स्थिति थी क्या नहीं थी अधिकार के रूप में। जैसे बहुत सी चीज़ें गाँव में, ठीक है, शहरों में भी होता है, लेकिन शहर अभी नए हिसाब से बस रहे हैं, लेकिन गांव में प्राचीन तौर पे प्राचीन काल से ही सब बसे हुए हैं। बहुत सी चीज़ें व्यवहार में ही रहती हैं, सभी कुछ जरूरी नहीं है कि अभिलेखों में ही दर्ज हो, लेकिन व्यवहार में एक मान्यता रहती है, ठीक है। ऐसी मान्यताओं में जैसे आप जानते हैं, ठीक है, सक्सेशन एक्ट उसी से, सक्सेशन एक्ट कह रहा हूँ, असेसमेंट एक्ट उसी से रिलेटेड है, सुखाधिकार से रिलेटेड है। तो कोई बड़ा बुजुर्ग ही बता सकता है 20 साल या उससे ज़्यादा समय से सामान्य उपभोग में है या नहीं है। तो वो ऐसी बात, यानी कि केवल डिग्री डिप्लोमा पे ना रहिए, अधिकार, राइट्स और जो है कस्टम्स के बारे में भी विशेषज्ञ बताए आ सकते हैं। उनकी राय यहाँ पर सुसंगत होंगी, 48 होंगी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं रूढ़ियों कस्टम्स के बारे में जूरिस्प्रूडेंस में आपने नियम पढ़ रखा है, प्राचीन हो, ठीक है, तमाम ऐसी शर्तें हैं, तो प्राचीन तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग ही बताएगा। तो कहने का मतलब जो है उस बात को समझिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कहाँ रेलिवेंट है, 48 में रेलिवेंट है, ठीक है। इसी के आगे
एक जो है इसी को विस्तार दे दिया गया, 49 में विस्तार दिया गया है। ठीक है, क्या विस्तार दिया गया 49 में? जानते हैं रूढ़ियों से जो है प्रथाएं जुड़ी होती हैं, प्रथाओं सिद्धांतों आदि के बारे में। ठीक है, यूजेस टीनेंट्स आदि के बारे में, प्रथा और सिद्धांत। ठीक है, इन सब के बारे में हिंदू जो है मैरिज एक्ट में आप पढ़ते हैं तमाम तरीके की विवाहों पर जो है रोक लगी हुई है, लेकिन यदि लोकल कस्टम्स उसको मान्यता देती हैं तो यूजेज वहाँ पर जो है कस्टम्स के रूप में लिखा है, कस्टम्स मान्यता देती हैं तो उनको मान्य मान लिया जाएगा, उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। ऐसी बात लिखी है तो कस्टम है कि नहीं है, ठीक है, क्या वहाँ की प्रथा है, क्या है, कैसे है, उस हिसाब से कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा, सामान्य लोग आएंगे, उनकी राय जो है ली जाएंगी, विशेषज्ञ की राय बन जाएंगी जो कि रेलिवेंट होंगी 49 में। ठीक है, बहुत सीधा सीधा है। ठीक, धार्मिक लिखा है, कुटुंब लिखा हुआ है, यानी चाहे घर परिवार के बीच ऐसा हो, चाहे धार्मिक हो, बहुत कुछ है, रास्तों का विवाद आता है, बहुत कुछ आता है। ठीक, वहाँ पर आकर के वहाँ के लोकल लोग एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, सामान्य क्या है सब कुछ। इसी तरह 50 में नातेदारी लिखा हुआ है। ठीक है, नातेदारी लिखी हुई है। ठीक है, नातेदारी रिश्तेदारी तो रिश्तेदार ही आएंगे बताएंगे। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है क्या नहीं है, रिश्तेदार ही आएंगे बताएंगे। ठीक है, तमाम चीज़ें जो भी हैं, तो ये चीज़ों को आप समझे रहिएगा, नातेदारी है, रिश्तेदारी है कि नहीं है। ठीक, बहुत सीधा है। ठीक है, बहुत सीधा है। इसके बाद 51 सामान्य तौर पे नहीं पूछता है, बस उसको ऐसे ही सुन लीजिए। कह रहा है राय के आधार कब सुसंगत हैं, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार भी जिन पर वो आधारित है सुसंगत है। ठीक है, अब ये अपने हिसाब से लिखा हुआ है, प्रोसीजरल यूज होता है। कोई भी जीवित व्यक्ति है जिस आधार पर राय दे रहा है तो आधार भी सुसंगत है, राय भी सुसंगत है। ठीक है, आपको जो जानना है वो ये जानना है जिस आधार पर राय है वह आधार भी सुसंगत है। तो इसको 51 को इस तरीके से आप जान लीजिए। ठीक है, हो सकता है ये बात पूछ ले कि किस धारा में लिखा है, जिस आधार पर राय है आधार भी सुसंगत है। ठीक है, वो आधार भी ग्राउंड भी रेलिवेंट होगा। ठीक, अब ग्राउंड ही रेलिवेंट नहीं होगा तो ओपिनियन रेलिवेंट होने की बात ही नहीं है। ठीक है, अब ग्राउंड कहने का मतलब क्या है, सिंपल एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे भी नातेदारी की बात थी, प्रथा सिद्धांतों की बात थी, रूढ़ियों की बात थी। ठीक, हिंदू मैरिज एक्ट का जैसे उदाहरण लेकर के चल रहे हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट में आपने क्या पढ़ा कि प्रसिद्ध नातेदारी आपने पढ़ रखा है, प्रसिद्ध नातेदारी में विवाह शून्य होता है। अब पता चला कि भाई की विधवा से विवाह का एग्जाम्पल वहाँ पर है, भाई की विधवा से विवाह प्रसिद्ध नातेदारी में भाई की विधवा आती है। लेकिन अब बात आई कि उस एरिया में, उस परिवार में ऐसा पहले भी हो चुका है और सामाजिक तौर पे मान्यता प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि एक यूजेज की तरीके से है, तो वो ग्राउंड बताए कि इनसे 2 पुश्त पहले उनका भी इस तरह हुआ था, उनसे पहले उनका भी इस एरिया में इस तरह से हुआ था, तो उन लोगों का जो रेलिवेंसी है वही उस राय की रेलिवेंसी को बताता है, तो वो आधार भी रेलिवेंट है। उदाहरण दे करके कि हाँ उनका भी हुआ, मान्यता मिली समाज में, उनका भी हुआ, मान्यता मिली समाज में, उनका भी हुआ विवाह इस तरीके से, मान्यता मिली समाज में। तो सामान्य सी बात है कि भाई की विधवा से विवाह किया जा सकता है, इसलिए इनका भी विवाह शून्य नहीं क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, हम लोग मान्यता दे रहे हैं। तो ये जो आधार बताए गए कि फला 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 का हुआ था, वो आधार भी रेलिवेंट हो गए और वो राय उनके ऊपर जो आधारित राय थी वो भी रेलिवेंट हो गई। सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से जानिए। ठीक है, सिंपल तरीके से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अलग हो गया। अब सेक्शन 52 सील की बात, कैरेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, कैरेक्टर की बात हो रही है कि कैरेक्टर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, सुसंगत है नहीं सुसंगत है, सीधी बात जाननी है। यहाँ पर भी कुछ भी स्पेशल नहीं जानना है आपको। 52 कह रहा है, ठीक है, सिविल मामलों में, ठीक है,
52 इस सील के लिए क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, मामला है। सिविल मामले में कैरेक्टर को जो है रेलिवेंट बनाने के लिए लाया गया। ठीक, अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए विसंगत है। ठीक है, प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलिवेंट। सिविल मामला है, इस मामले में किस चीज की बात है? किस चीज की? अध्यारोपित आचरण। ठीक है, आचरण। ठीक, आचरण। इसके लिए, इस आचरण के लिए, ठीक है, किसका आचरण ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, इसके लिए किसका साक्ष्य दिया गया? सील का साक्ष्य। ये विसंगत है। ठीक है, सिविल मामलों में विसंगत है। सिविल मामला शब्द जरूर याद रखे रहिएगा। ठीक, जाहिर सी बात है, सिविल मामलों में कैरेक्टर के आधार पर राइट्स एंड टाइटल्स का निर्धारण नहीं किया जाता है। सिविल मामले मुख्य रूप से राइट्स एंड टाइटल्स के लिए होते हैं। आचरण आपका, वहाँ पर आचरण से संबंधित कोई प्रश्न है तो वहाँ पर आपका कैरेक्टर, ठीक है, कंडक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कैरेक्टर ला करके नहीं उस कंडक्ट को जो है वेरीफाई किया जाएगा, वो इररेलिवेंट होता है सिविल मामलों में। बस इतनी शब्द को याद रखिए, कोई समस्या नहीं रहेगी। अब वही बात आती है दांडिक मामलों में क्या होगा? 53 दांडिक मामला। ठीक है, तो दांडिक मामलों में, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस है उसमें क्या होगा? ठीक, ये आगे भी कुछ लिखा हुआ है, आगे भी कुछ लिखा है। ठीक है, तो दोनों मिला के 53 54 मिला के समझा जाता है, लेकिन फिलहाल 53 के रूप में। ठीक है, यहां पर ठीक है, अच्छा सील, गुड कैरेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा सील, गुड कैरेक्टर की बात हो रही है, यह सुसंगत है। ठीक, रेलिवेंट है। मतलब समझना बहुत आसान है। ठीक है, मतलब समझना बहुत आसान है। किसी को डांट फटकार करके छोड़ा जा सकता है। ठीक है, पूर्ववर्ती रूप में वो कभी दोष सिद्ध नहीं हुआ, ठीक, बेल में रिलीफ मिल रही है। ऐसी बहुत सी बातों को आप सीआरपीसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीआरपीसी तो एक प्रक्रिया लिखी है, लेकिन उस दौरान न्यायालय अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए डिसाइड करता है कि क्या ऐसी सजा देना, ऐसा करना, ठीक है, बेहतर होगा, बेहतर होगा। तो कई बार हम अपने दांडिक मामलों में अपने किसी अधिकार के अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम अच्छे कैरेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, रेलिवेंट है इसलिए अच्छे कैरेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, अब बात आई एक बहुत सामान्य सा उदाहरण है। अगर कुछ समय पहले का घटनाक्रम है, थोड़ा सा याद हो, आसान रहेगा। क्या? संजय दत्त जी को सजा हुई। ठीक है, संजय दत्त जी को सजा हुई तो मीडिया में उनके वकील साहब भी बयान वगैरह दे रहे थे, तमाम ऐसी बातें थी। तो उसमें अगर आपने उस समय, उस दौर में, देखिए, जो भी लॉ से रिलेटेड मामले हैं उनको आपको जानना चाहिए, तो मीडिया के टच में भी रहना चाहिए। तो अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने एक बात कही थी, यहाँ सज़ा तो मिली है लेकिन हम कम सज़ा के जो है वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। सारी चीज़ें हैं, दोषहारी याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन की भी बात थी। और पूछा गया भाई ये किस आधार पर, पत्रकारों द्वारा पूछा गया किस आधार पर ये सब बातें आप कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, उस समय जिस समय अपराध हुआ अलग बात है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 2.5 साल जेल भी काटी। छूट कर आने के बाद इन्होंने मुन्ना भाई, MBBS और इस तरह की पिक्चरें दी और सामाजिक कार्यों में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है, ये है, ठीक है, सुधर चुके हैं, ये समाज के लिए बेहतर व्यक्ति बन चुके हैं और समाज की उन्नति का कार्य कर रहे हैं। इस आधार पर हम कम सजा या माफ़ी की गुहार लगाएंगे। गुड कैरेक्टर,
दिया जा सकता है, रेलिवेंट है। ठीक, तो अगर रेलिवेंट ना होता तो वकील साहब ऐसा कहते नहीं। तो वही है, दांडिक मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य सुसंगत है, डायरेक्टली ये बात जानिए। अब बात आई 54, ठीक है, फिर है दांडिक मामला, फिर है बुरा सील, बैड कैरेक्टर। ठीक है, बैड कैरेक्टर के लिए क्या स्थिति है? ठीक है, तो हेडलाइन कह रहा है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। ठीक है, दांडिक कार्यवाहियों में बुरे सील का विसंगत है। तो पहली बात जानिए, ठीक है, कि बुरा सील विसंगत है, इररेलिवेंट है। दो क्वेश्चन यहां बनते हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछ रहा है तो अच्छा सील सुसंगत है दांडिक मामले में, बुरा सील विसंगत है दांडिक मामले में। ठीक है, यही मूल नियम है, यही मूल नियम है। अपवाद है, एक अपवाद लिखा है, अच्छे सील के साक्ष्य, यानी कि 53 में अभियुक्त द्वारा अच्छे सील का साक्ष्य दिया गया के उत्तर में बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, सीधे कहें साहब ये तो कॉन्टेक्ट किलर है, सुपारी लेके सबको मार देता है, कॉन्टेक्ट लेके सबको मारता है, ये तो नहीं नहीं नहीं, इररेलिवेंट है। हर एक अपराध एक नया अपराध होता है। ठीक है, उस समय उसकी सरकमस्टांसेस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ठीक, अब पता चला जब आप कहे कि बुरा कैरेक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, विसंगत हो गया, विसंगत हो गया, इररेलिवेंट हो गया। लेकिन जिस मामले का ट्रायल चल रहा है और उसमें कहा गया, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि साहब ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं, समाज सेवा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इनके जैसे व्यक्ति की समाज में जरूरत है। तब आप कहिए अरे साहब कैसे जरूरत है, ये तो कॉन्टेक्ट किलिंग करता है और उसके बाद उसके कुछ हिस्से को जो है दिखावे के रूप में समाज सेवा में यूज करता है प्राप्त धन का, ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, आपका रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को समझिए, डायरेक्टली आपने कहा कि ये बुरे से जो है कैरेक्टर का है, इररेलिवेंट हो गया। लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं अच्छे कैरेक्टर का हूं, तब बुरा कैरेक्टर ढूंढ लाइए, बता दीजिए, रेलिवेंट हो जाएगा। अपवादित स्थिति में 54 में बहुत सीधा सीधा है। ठीक है, बहुत सीधा सीधा है। ठीक, यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा सील स्वयं फैक्ट इन इशू हो, यानी कि अगर कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू में है, बुरा सील ही है, तब ये नहीं, तब बुरा सील जब फैक्ट इन इशू बन चुका है तब तो वो डायरेक्ट रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि विवादक तथ्यों से पर प्रकाश डालने वाले, ठीक है, अनुमान व्यक्त करने वाले किसी भी तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है, तब ये रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रेलिवेंसी जो स्पष्टीकरण लिखा है उसके तौर पर भी जानिए। तो इस अपवाद में एक और बात बना लीजिए, एक और बात बढ़ा लीजिए, क्या बुरा सील, ठीक है, फैक्ट इन इश्यू है। ठीक है, फैक्ट इन इश्यू है, रेलिवेंट। अगर बुरा सील ही फैक्ट इन इश्यू है तो बुरा सील का साक्ष्य रेलिवेंट है, अदरवाइज बुरे सील का साक्ष्य इररेलिवेंट है। 3 प्रश्न बन गए। अब क्या पूछता है आप देखिएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग करके विश्लेषण नहीं किए तो सब खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, बहुत स्पष्ट। फिर है 55, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर किसी के कैरेक्टर से डैमेज की मात्रा पर प्रभाव पड़ रहा है तो स्पष्ट कहा गया है कि सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिसमें नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, रेलिवेंट है। मानहानि का दावा किए को पता चला कि मानहानि हुई, कोई दावा करता है लाख 2 लाख का, कोई करोड़ों का दावा कर देता है, करोड़ों का। किस आधार पर? जैसा आपका सील है, ठीक है, कैरेक्टर है, जैसे आपके कैरेक्टर के माध्यम से आप व्याप्त हो इस देश दुनिया में, उसी हिसाब से आपको डैमेज दिया जाएगा, ठीक है, तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर। तो अगर हम अच्छा सील अपने सील के बारे में नहीं बता पाएंगे, ठीक है, बुरा सील इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले जो सील की बात, सील का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यहाँ सब जरूरत है तब रेलिवेंट होगा, और यहाँ की जरूरत है नुकसानी, आप साक्ष्य दे सकते हैं। बहुत स्पष्ट बात है, ठीक है। और स्पष्टीकरण में बहुत सिंपल बात लिखी है, एक बार प्रश्न आया हुआ है कि सील का मतलब क्या है, ठीक है, सील का मतलब क्या है? ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, ठीक है। कैरेक्टर शब्द में रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों आते हैं, ठीक है, ये स्पष्ट लिखा है। किंतु 54 में, ठीक है, साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही दिया जा सकता है, जनरली जो उसकी ख्याति हो वो दिया जा सकता है, स्पेशल वाला नहीं, ठीक है, बाकी का नहीं दिया जा सकता है। तो ये एक स्पष्टीकरण लिखा है, बस आप सिर्फ रेपुटेशन और डिस्पोजिशन याद रखिए और कुछ भी जरूरत नहीं है। यह एक आपका हिस्सा हो गया 55 तक। यहीं तक रेलिवेंसी बताई गई है कि क्या रेलिवेंट होगा क्या नहीं होगा। रेस जेस्टे और उसके नियम हैं, ठीक है, एडमिशन कन्फेशन और उसके नियम हैं, ठीक है, जो रेस जुडिकेटा से रिलेटेड हैं उसके नियम हैं, एक्सपर्ट से रिलेटेड हैं उसके नियम हैं, ठीक है, और कैरेक्टर से रिलेटेड हैं उसके नियम हैं। बहुत सिंपल, ठीक है, क्या क्या? रेस जेस्टे, ठीक, बहुत सीधी सी बात है, एडमिशन कन्फेशन, ठीक है, रेस जुडिकेटा, एक्सपर्ट और फिर कैरेक्टर। तो अपने हिसाब से जोड़ते घटाते हुए आप याद रखिए, आपको समस्या नहीं होगी, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब आपका अगला भाग है सबूत के विषय में, ऑन प्रूफ। सबूत क्या है? अभी तक तो साक्ष्यों के रेलिवेंसी के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सीधी सीधी बात जानिए, हमने एविडेंसेस की रेलिवेंसी के बारे में पढ़ा कि कौन रेलिवेंट होगा कौन नहीं होगा। अब प्रूफ की बात हो रही है, वो सबूत बन जाए साक्ष्य, उसकी बात हो रही है। उससे संबंधित क्या प्रोसीजर्स हैं उनको जानना जरूरी है, ठीक है। हमें फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से जानना है। क्या है? बहुत सिंपल, 56 कहता है, शुरुआत देखिए कितनी अच्छी है। 56 क्या कहता है, ठीक है, जुडिशियल नोटिसेबल, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय, न्यायिक अवेक्षणीय, ठीक है, यानी न्यायालय जिसको नोटिस में ले, ऐसे, ठीक है, साक्ष्यों के बारे में कहा गया है साबित करना आवश्यक नहीं। अब आपने कहा कि कुछ फैक्ट इन इशू ऐसा था, या आपने कहा कि साहब एविडेंस एक्ट के सेक्शन 56 में लिखा है कि बेयर एक्ट में 56 में ये बात लिखी है, ये जुडिशियल नोटिसेबल है। तब ये थोड़े कहेंगे कि बेयर एक्ट लेके आओ, हमको दिखाओ, इस बेयर एक्ट की प्रमाणिकता साबित करो, ये तो CLA की है, ये तो CLP की है, ये तो आलिया प्रकाशन की है, भारत सरकार वाली लेके आओ, गजट ये नहीं कहेंगे, ठीक है, ये नहीं कहेंगे। यानी कि स्वयं से साबित बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जिसे जुडिशियल नोटिसेबल एविडेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है, न्यायिक अवेक्षणीय।
साक्ष्यों की कैटेगरी में रखा जाता है। न्यायालय जिसके लिए अतिरिक्त साक्ष्यों की मांग नहीं करेगा वो स्वयं से प्रमाणित हैं, इसलिए साबित करना आवश्यक नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, घुमा फिरा करके लैंग्वेज लिखता है, उस बात को आप समझिए। स्वयं से साबित हैं इसलिए साबित करना आवश्यक नहीं है। स्वयं से साबित कौन है? जिसकी न्यायालय को अवेक्षा करनी है, नोटिस में लेना है, ठीक है। यानी कि वो गुड बैड कैरेक्टर की बातों को नोटिस में लेना है कि बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो अब ये हम थोड़े साबित करने जाएंगे कि नहीं दिया जा सकता है। स्वयं से साबित है कि कब नहीं दिया जा सकता और कब दिया जा सकता, ये स्वयं से साबित है। इसे साबित करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायिक अवेक्षणीय हैं, ठीक है। क्या है, कौन से फैक्ट्स हैं जिनको न्यायिक अवेक्षा की जाएगी? 57 में लिखा गया। 56 पूछता है, 57 डायरेक्टली कभी कभार पूछा हुआ है कि उन तथ्यों के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 57 या 57 के अनुसार कौन से तथ्य हैं, ठीक। तो बहुत लंबी लिस्ट है, ज़्यादा नहीं उलझना है, ज़्यादा नहीं उलझना है। एक दो बातें जो लगातार पूछते हैं वो जाने रहिए, ठीक है। विधियों के बारे में, ठीक है। विधियों को साबित मानेगा कौन? जो लागू हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने गजट कर रखा है कि ये लागू हैं, उनको मानिए, विधियों के संबंधित मानिए। विधियों के साथ साथ प्लस एक्ट जोड़ लीजिए, अधिनियम, ये स्वयं से साबित हैं, ठीक है। अंग्रेजों के समय लिखा गया तो अंग्रेजों के हिसाब से लिखा गया, प्रश्न आता है, जाने रहिए। युद्ध नियमावली, युद्ध की जो नियमावलियां होती हैं वो स्वयं से साबित हैं, ठीक है। अब सभी चीज, ठीक है, सभी चीज इस तरह लिखिए, सरकार द्वारा घोषित, लागू, ठीक है। सरकार द्वारा जो घोषित है, जो लागू है, प्लस मान्यता जिसको दी गई है, सब किसी को जुडिशियल नोटिस में लेना होगा। यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, गजटेड हॉलीडे होगा, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा, मनाया जाता है। इस बात को हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। तिरंगा, केसरिया, सफ़ेद, हरा रंग का हमारा झंडा, जिसमें बीच में ब्लू कलर का 24 तीलियों वाला चक्र है, इसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रगान को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। सबको मान्यता दे रखा है, घोषित कर रखा है, लागू है, ज़रूरत नहीं है। न्यायालय नोटिस में ले लेगा बिना आपके दबाव डाले, ठीक है, बिना आपके दबाव डाले, ठीक है। और अंतिम में लिखा है, अधिवक्ताओं, अटार्नियों, प्रॉक्टरों, वकीलों, प्लीडरों के लिए उपसंजात होने के लिए तो पावर ऑफ अटर्नी है, आप हो जो है एडवोकेट। तो अब ये थोड़े पूछेंगे कि क्यों आपको पावर ऑफ अटर्नी दी गई, क्यों नहीं दी गई, ये सब नहीं। आप अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके नाम की एंट्री है, ठीक है, आपके नाम की एंट्री पावर ऑफ अटर्नी में है, साबित है, साबित है, ठीक। साबित करने की आवश्यकता नहीं है। समुद्र या भूमि पर मार्ग के जो नियम हैं, अब भूलेख से नक्शा निकलवाए, वहाँ मार्ग जो दिख रहा है वो साबित है, हमें नहीं साबित करना है, भूलेख समक्ष रख दिया गया, साबित है। मानचित्र, चार्ट जो भी सरकार द्वारा, सरकार के जो है डॉक्यूमेंट में, अभिलेखों में आते हैं, सब साबित हैं, ठीक है। लिखने से काम नहीं चलेगा, सब साबित हैं, ठीक, हर एक चीज़ साबित है, ठीक है। बहुत सीधा सीधा। अगली बात 58 क्या कहता है? 58 क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये तो न्यायिक अवेक्षणीय थे, जुडिशियल नोटिसेबल थे। यहां कह रहा है एडमिटेड फैक्ट्स के बारे में, स्वीकृत साक्ष्य। और यहां पर इसी भाग में क्यों लिखा गया, बहुत स्पष्ट कारण है, ठीक है। जो स्वीकृत साक्ष्य हैं
साबित करना आवश्यक नहीं। बहुत सिंपल सी बात, स्वीकृत साक्ष्यों को साबित करना। अस्वीकृत साक्ष्यों, अस्वीकृत फैक्ट्स को ही जो है, ठीक है, साक्ष्य मैंने लिख दिया, तथ्य होना चाहिए। अस्वीकृत फैक्ट ही तो फैक्ट इन इशू है, उसको हम साबित करेंगे। जो स्वीकृत हो गया, एक पक्षकार प्रख्यान करता है, दूसरा प्रत्याख्यान करता है, उसके लिए एविडेंस लाएंगे कि जो चीज उसने एक्सेप्ट कर ली उसको क्या जरूरत है हमें साबित करने की, वो तो स्वीकार कर ही रहा है, विवाद का कोई विषय ही नहीं है। वही बात लिखा है, स्वीकृत तथ्य है, साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, साबित करने की आवश्यकता नहीं है। एक क्लियर है? ठीक है।